हेलो फ्यूचर प्रोफेशनल्स। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। मैं भी बता दूं, मैं भी बढ़िया हूँ। ठीक है बाबू। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले रिवीजन किस चैप्टर का, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर करने वाले राजा आज हम लोग? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बहुत कम टाइम में जितना डिटेल रिवीजन हम लोग कर सके करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कौन सा चैप्टर आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं राजा? आज हम लोग करने वाले हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कौन सा चैप्टर? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता क्या, पहले हम लोग समझते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता क्या। एक बहुत सारा फनी सा एग्जांपल लेंगे बाबू, कोई भी ऑफेंड मत होना। एग्जांपल समझाने के लिए है, तो हम बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं। सर क्या है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? क्या आप हो, कौन हो बाबू? आप हो, आपकी गर्लफ्रेंड है और आती है मम्मी। कौन आती है? मम्मी। अब आपके और आपके गर्लफ्रेंड के बीच में हो जाता है लड़ाई। क्या हो जाता है? आपके और आपकी गर्लफ्रेंड के बीच में हो जाता है लड़ाई। गलती किसकी थी? आपकी थी। गलती किसकी थी? आपकी थी। गलती आपकी थी। अब इसने जाकर के शिकायत कर दिया मम्मी को। गर्लफ्रेंड ने जाकर के शिकायत कर दिया मम्मी को। सॉरी कौन बोलेगा? सॉरी कौन बोलेगा? आप बोलोगे। सॉरी कौन बोलेगा? आप बोलोगे। किसको? मम्मी को जाकर के सॉरी बोलोगे। मगर वहीं पे क्या होता है बाबू, आप हो, गर्लफ्रेंड है, मम्मी। इस बार गलती गलती किसने की? गर्लफ्रेंड ने। इस बार गलती किसने की? गर्लफ्रेंड ने की। लेकिन सॉरी जाकर के कौन बोलेगा? सॉरी आप ही बोलोगे। सॉरी आप ही बोलोगे। बाबू यही दोनों डिफरेंस है। पहला जो एग्जांपल पढ़े ना, पहला जो हम लोग एग्जांपल पढ़े, वो कौन सा एग्जांपल था बाबू? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का। बाबू गलती आपने की, मतलब सप्लाई आप कर रहे हो। कौन कर रहे हो? सप्लाई आप कर रहे हो। तो टैक्स गवर्नमेंट को कौन पे कर रहा है? मतलब सॉरी मम्मी को कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हो। मतलब गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे कर रहा है? आप पे कर रहे हो। मतलब जो सप्लाई कर रहा है, जो सप्लाई कर रहा है वही गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। मगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या हो रहा है बाबू? गलती किसने किया? आपकी गर्लफ्रेंड ने किया। मतलब सप्लाई किसने किया? आपकी गर्लफ्रेंड ने किया। लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे किया? मतलब सॉरी किसने बोला? आपने बोला। मतलब इस बार रेसिपेंट एंड में आप थे और आपने टैक्स पे किया। मतलब बाबू फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है कि सप्लायर जो सप्लाई करेगा ना, वही गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो रेसिपेंट होता है, जो सामान रिसीव करता है, जो सप्लाई रिसीव करता है, जो कंसिडरेशन पे करता है, वो गवर्नमेंट को क्या करेगा? टैक्स पे करेगा। वो गवर्नमेंट को क्या करेगा बाबू? टैक्स पे करेगा। यही डिफरेंस है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। यस और नो समझ आया कि नहीं? हाँ कि ना? बाबू अब हम लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले पढ़ लेते कि सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म किस सेक्शन पे होता है। बाबू एक सेक्शन 9 है। कौन सा है? सेक्शन 9, जिसमें टोटल 5 सब सेक्शन है। कितने सबसेक्शन है? 5। तो राजा क्या बोलता है? सेक्शन 1 और 2 डील करता है किससे रिलेटेड? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से रिलेटेड बात करता है। सेक्शन 1, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 किसके बारे में बात करता है बाबू? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के बारे में बात करता है। वहीं पे राजा सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 किसके बारे में बात करता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में बात करता है। और सबसेक्शन 5 किसके बारे में बात करता है सर? तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में बात करता है राजा। हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या बोलता है बाबू? सर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म सेक्शन 9(1), 9(2) क्या बोलता है? मतलब बाबू अगर कोई भी आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो, सर इंट्रा स्टेट क्यों? इंटर स्टेट में नहीं लगेगा क्या फॉरवर्ड चार्ज? लगता है बाबू। मगर हम लोग कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं। जब आईजीएसटी पढ़ेंगे तो वहीं पे इंट्रा की जगह पे क्या हो जाएगा? इंटर हो जाएगा। तो अगर आप कोई भी इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, क्या करते हो बाबू? सप्लाई करते हो किसका? गुड्स या सर्विसेज का। किसका सप्लाई कर रहे हो? गुड्स या सर्विसेज का। लेकिन राजा अगर कोई भी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्या है? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो बाबू ये जीएसटी के दायरे से बाहर है। तो इसके अलावा आप कोई इंटर स्टेट सप्लाई करते हो किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसका असेसेबल वैल्यू आप निकालोगे। क्या करोगे? असेसेबल वैल्यू निकालेगा। उस असेसेबल वैल्यू पे आप क्या करोगे बाबू? टैक्स पे करोगे। क्या पे करोगे? टैक्स। मैक्सिमम रेट जीएसटी में क्या है बाबू? 20%। सर 20% का है? सर 20% का है? सर बोलता है 5% है, सर बोलता है 12% है, बोलता है 18% है, 28% है। बाबू ये तो 2.5% प्लस 2.5%, ये क्या है बाबू? 6+6, ये 9+9 और ये 14+14।
बाबू अभी तो ये फोर्स में है, मगर लॉ में क्या लिखा हुआ है ना, आप मैक्सिमम 20+20 मतलब 40% तक टैक्स चार्ज कर सकते हो। अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं है, मगर कल को गवर्नमेंट अगर किसी का टैक्स रेट बढ़ाना चाहेगी तो इजिली बढ़ा सकती है, हाँ कि ना। तो आप उस टैक्स रेट से चार्ज करोगे, और जो भी टैक्स कलेक्ट करोगे बाबू, जो भी टैक्स कलेक्ट करोगे टाइम ऑफ सप्लाई के बेसिस में आप क्या करोगे, गवर्नमेंट को पे करोगे। सप्लायर टाइम ऑफ सप्लाई के बेसिस में कस्टमर से कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। अच्छा एक चीज और, असेसेबल वैल्यू। सर असेसेबल वैल्यू कहाँ से निकलेगा बाबू, इसके लिए एक चैप्टर है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। कौन सा चैप्टर है बाबू, वैल्यू ऑफ सप्लाई। मैं यहाँ पे आई बटन पे मैं वैल्यू ऑफ सप्लाई का लिंक डाल दे रहा हूँ रिवीजन कर बाबू, अगर आपको वो जाकर के रिवाइज करना है तो आप वहां से कर सकते हो। वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन 20 मिनट्स में उस चैप्टर को हम लोगों ने रिवाइज किया है। आगे बढ़ते बाबू, ये सेक्शन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9 किसके बारे में बात करता है बाबू, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के बारे में बात करता है। अब अगला आता है, अगला कौन सा आता है बाबू, सेक्शन 9(3). अगला कौन सा आता है 9(3), किसके बारे में बात करता है बाबू, कौन किसके बारे में बात करता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में बात करता है। तो क्या बोलता है सेक्शन 9(3), क्या जो भी नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज होंगे, क्या होंगे बाबू, जो भी नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज होंगे उसमें गवर्नमेंट का पावर है। किसका पावर है बाबू, गवर्नमेंट का पावर है जीएसटी कलेक्ट करना। किससे, रेसिपेंट से। बाबू जो सप्लायर होता है, जो सप्लाई करता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, वो टैक्स पे करता है। रिवर्स चार्ज में जो रेसिपेंट है वो टैक्स पे करता है। वो कहाँ पे लिखा हुआ है सर, 9(3) में। सर ये जो नोटिफाई किया गुड्स और सर्विसेज वो कहाँ पे बाबू, उसी का लिस्ट हम लोग पढ़ेंगे। सर गुड्स और सर्विसेज दोनों का पढ़ेंगे, नहीं राजा दोनों का नहीं पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ सर्विसेज का पढ़ेंगे, गुड्स का नहीं करना है राजा। हम लोग को बस सर्विसेज का करना है। टोटल 15 से 16 सर्विसेज है जो हम लोग को करना है राजा। हम लोग बहुत कम टाइम में करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या आता है बाबू, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। क्या आता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में, किसमें है, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में, और वो अपना ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज देता है, क्या देता है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज देता है, उसके लिए उसको कंसिडरेशन रिसीव होगा। तो जो कंसिडरेशन जिसको वो सर्विस दे रहा है, जो रेसिपेंट एंड में है, वो क्या करेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करेगा। किसके बारे में बात करें बाबू, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। कौन पे करेगा बाबू, रेसिपेंट टैक्स पे करेगा। अब एक चीज समझो, जेठालाल, बबीता जी, बबीता जी, और यहाँ पे आ जाता है बाबू ट्रांसपोर्टर। कौन आ जाता है, ट्रांसपोर्टर आ जाता है। इसने इसको सप्लाई किया, क्या, टीवी। क्या सप्लाई किया बाबू, टीवी सप्लाई किया। अब बाबू टीवी तो अपना हाथ में लेकर के नहीं जाएगा, इसने क्या किया, जेठालाल ने एक ट्रांसपोर्टर को हायर किया कि आप ये टीवी बबीता जी के घर पे डिलीवर कर दोगे। अब ये ट्रांसपोर्टर यहां से सामान उठा करके बबीता जी के पास सप्लाई करेगा। सर इस दोनों में रेसिपेंट कौन है बाबू, जो भी इस ट्रांसपोर्टेशन को, जो भी इस ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करेगा ना, जो भी इस ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करेगा ना, वो रेसिपेंट। अगर पेमेंट जेठालाल कर रहा है तो वो रेसिपेंट हो जाएगा, अगर पेमेंट बबीता जी कर रही है तो वो रेसिपेंट हो जाएगी, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में उसको टैक्स देना पड़ेगा। यस और नो, यस और नो, समझ आया कि नहीं बाबू, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। रेसिपेंट कौन कौन हो सकता है बाबू, रेसिपेंट कौन कौन हो सकता है सर, रेसिपेंट कौन कौन हो सकता है, रेसिपेंट बाबू फैक्ट्री भी हो सकता है, सोसाइटी भी हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकता है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है वो भी हो सकता है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट है वो भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म है वो भी हो सकता है बाबू। पार्टनरशिप फर्म चाहे रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, अगर रजिस्टर्ड नहीं है उसको कंपलसरी याद करो सेक्शन 24 ऑफ रजिस्ट्रेशन, जहां पे बोलता है कि इफ यू आर लाइबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म देन यू हैव टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरीली इरिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर। तो बाबू अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है ना तो उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसको रिवर्स चार्ज में क्या करना है, टैक्स पे करना है। अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वो भी, या कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए सर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन था ना, वो जरूरी नहीं है ना, मैंडेटरी नहीं था ना, उसके लिए एग्जेम्पशन 23 में था। यस और नो। तो अगर कोई अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होगा तो सर क्या उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा रिवर्स चार्ज के लिए? नहीं बाबू नहीं लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे वही लिखा है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है
और कोई अगर अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो उन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है, उसके ऊपर में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा, उसके ऊपर में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। क्यों बाबू? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे सेक्शन 23 में कि अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना था, लेकिन अगर उसका वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स में या हैंडमेड गुड्स में डील करता है और उसका टर्नओवर प्रिस्क्राइब लिमिट से कम है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। साथ में कुछ और एग्जेम्पशन दिया गया बाबू कि अगर आप ये स्पेसिफाइड चीजें ट्रांसफर करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो, तो इस पे भी टैक्स नहीं लगेगा। कौन कौन सा था? तो सर टैक्स ही नहीं लग रहा तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का बात नहीं। सर कौन कौन से गुड्स है? मिल्क हो गया बाबू, सॉल्ट, फ्लोर, पल्सेस, राइस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रिलीफ मटेरियल, डिफेंस मटेरियल। अगर ये सब चीज को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो इसमें एफसीएम भी नहीं लग रहा था और आरसीएम भी नहीं लगेगा। साथ में बाबू अगर कोई भी सर्विसेज आप गवर्नमेंट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देते हो जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेके रखा है, बस टीडीएस रजिस्ट्रेशन, जीएसटी टीडीएस का रजिस्ट्रेशन लेकर के रखा है, तो उन लोग के ऊपर में भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। ये एग्जेम्पशन दिया गया। सर ये जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोला सर कितना परसेंट टैक्स पे करना है? अब 5% टैक्स पे करना है। कितना परसेंट टैक्स पे करना है? मगर सर साथ में लिखा हुआ है नो आईटीसी। सर इसका मतलब क्या है? बाबू एक सिंपल सा चीज बताओ, अगर हम लोग फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में होते हैं और बीइंग अ रेसिपेंट, अगर आप कोई सामान, जैसे बबीता जी अगर कोई सामान खरीद रही है बिजनेस पर्पस के लिए जेठालाल से, ये जेठालाल जो सामान खरीदता है बाबू किससे? टोनी टीवी कंपनी से खरीदता है, तो वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टोनी टीवी गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। जेठालाल किसको टैक्स पे कर दे रहा है? जीएसटी, टोनी टीवी को। और जेठालाल क्या करता है बाबू? जो भी टैक्स पेमेंट कर रहा है उसका इनपुट क्लेम कर लेता है। सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में भी तो हो रहा है ना कि टैक्स का पेमेंट तो हम गवर्नमेंट को कर ही रहे हैं, अल्टीमेटली हम वहां पे फॉरवर्ड में क्या होता है कि हम सप्लायर को देते हैं, वो गवर्नमेंट को देता है। मगर रिवर्स चार्ज में क्या होता है? टैक्स मतलब डायरेक्टली हमको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। सर इसका इनपुट मिलेगा क्या? बोलता है बाबू रिवर्स चार्ज में भी अगर कोई आप टैक्स पेमेंट करते हो तो उसका भी आप इनपुट ले सकते हो, उसका भी क्या कर सकते हो? इनपुट ले सकते हो। लेकिन जीटीए के केस में जो आप रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करोगे ना, उस पर आपको इनपुट नहीं मिलेगा। उसका इनपुट क्या हो जाता है बाबू? ब्लॉक हो जाता है, उसका इनपुट आपको नहीं मिलेगा। हाँ कि ना? आगे बढ़ते हैं। साथ में बाबू यहाँ पे दो ऑप्शन होता है। सर अगर कोई ट्रांसपोर्टर है, अगर कोई ट्रांसपोर्टर है, अगर वो रजिस्टर्ड है, क्या है बाबू? वो रजिस्टर्ड है, तो बाबू उसके पास ऑप्शन है, आइदर ही गो फॉर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और गो फॉर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। मतलब ट्रांसपोर्टर के पास ऑप्शन है बाबू, चाहे तो वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ले सकता है या फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ले सकता है। तो सर अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लेगा तो ट्रांसपोर्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, जो सर्विसेज ले रहा है वो टैक्स देगा। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टर जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और बोलता है हम फॉरवर्ड चार्ज में हम खुद गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, तो उसके बाद फिर से दो ऑप्शन अवेलेबल है। क्या दो ऑप्शन अवेलेबल है राजा? कि अगर वो चाहे तो 5% गवर्नमेंट को टैक्स पे करे या फिर 12%। सर तो 5% 12%, हम तो चाहेंगे कि 5% ही टैक्स पे करे ना। नहीं बाबू, यहाँ पे एक सिंपल सा क्लॉज है कि अगर आप 5% गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे होगे तो जितना भी आपका इनपुट होगा वो क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। आप कोई भी इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको इनपुट क्लेम करना है तो जो भी आप सर्विसेज लोगे उस पर कितना परसेंट टैक्स पे करोगे? 12% टैक्स पे करोगे बाबू। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है। अगर वो एफसीएम के लिए जाता है तो हाँ कि ना? समझ आया कि नहीं? हाँ, समझ आया कि नहीं राजा? समझ आया कि नहीं राजा? आगे बढ़ते बाबू। ये पूरा पूरी था बाबू गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का। ये पूरा पूरी किसका था बाबू? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का। सेकंड सर्विसेज कौन सा आता है जिसका टैक्सेस हमको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर में पे करना है बाबू? सेकंड सर्विसेज कौन सा आता है जिसमें हम लोग को रिवर्स चार्ज में पे करना है? अगला आता है बाबू लीगल सर्विसेज। अगला क्या आता है बाबू? लीगल सर्विसेज। हमेशा याद रखना बाबू, जो भी कंसिडरेशन पे करेगा, जो भी कंसिडरेशन पे करेगा वही गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज में। अब सप्लायर कौन है बाबू? कोई भी इंडिविजुअल एडवोकेट, चाहे वो सीनियर एडवोकेट हो या जूनियर हो बाबू। जैसे सीए में होता है ना एसीए या एफसीए, मतलब सर एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट या फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसी प्रकार से एडवोकेट्स में होता है सीनियर एडवोकेट या जूनियर एडवोकेट। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल एडवोकेट हो, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो, फर्म ऑफ एडवोकेट हो, क्या बाबू? फर्म ऑफ एडवोकेट। इसको यहाँ पे काट दो बाबू, इसको हम लोग अलग से नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। तो अगर कोई एडवोकेट है बाबू, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो या फर्म ऑफ एडवोकेट है, अगर वो कोई लीगल सर्विसेज दे रहा है, क्या दे रहा है बाबू? कि वो लीगल सर्विसेज दे रहा है, तो टैक्स कौन पे करेगा बाबू? जो लीगल सर्विसेज ले रहा है ना, जो लीगल सर्विसेज ले रहा है उन्हीं लोग को टैक्स पे करना बाबू। मगर जो रेसिपेंट होगा ना, उसका बिजनेस एंटिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हो सर? इसका मतलब क्या बाबू? एक बहुत सुंदर सा चार्ट बनाते। सबसे पहला एक चार्ट बनाते बाबू, लीगल सर्विसेज दो जगह बाबू, बिजनेस एंटिटी। अगला कौन सा आता है बाबू? नॉन
बिजनेस एंटिटी, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन बाबू अगर ये है ना दो, तो इसमें भी आते हैं दो, एक आता है अमीर, एक आता है गरीब। अमीर में क्या लग जाएगा बाबू, आरसीएम लग जाएगा, गरीब में जीएसटी नहीं लगेगा। सर ये अमीर और गरीब क्या बाबू, अमीर और गरीब का मतलब बाबू अगर कोई बिजनेस एंटिटी है और वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, मतलब वो क्या है, अमीर है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो गरीब है। तो अगर कोई गरीब है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, अगर कोई नॉन बिजनेस एंटिटी है उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। मगर अगर कोई भी लीगल सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को दिया जा रहा है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जो जीएसटी में बाबू रजिस्टर्ड है, जिसका टर्नओवर लिमिट ज्यादा है, जो रजिस्टर्ड है, उसको क्या करना पड़ेगा बाबू, रिवर्स चार्ज में टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज में टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ कि ना बाबू, हाँ कि ना। लेकिन एक एग्जेम्पशन दिया गया बाबू, क्या एग्जेम्पशन दिया गया, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, क्या एग्जेम्पशन दिया गया, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विल बी एग्जेम्प्टेड। मतलब अगर कोई ये लीगल सर्विसेज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है बाबू, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बाबू सेम चीज जो लीगल सर्विसेज में पढ़े ना, कट कॉपी पेस्ट है, क्या कट कॉपी पेस्ट है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के लिए, कट कॉपी पेस्ट है किसके लिए, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के लिए कट कॉपी पेस्ट है बच्चा। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जो लीगल सर्विसेज है उसको हम लोग आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल डाल देंगे। एग्जैक्टली वही चीज है बिजनेस एंटिटी वाला बाबू, सर्विसेज ऑफ जस्टिस का है। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दिया जाएगा तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कट कॉपी पेस्ट वही चीज यहाँ पे उतारा हुआ है। साथ में बाबू अगला आता है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। अगला क्या आता है बाबू, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज क्या होता है बाबू, जैसे अभी आईपीएल चल रही है, क्या चल रही है, आईपीएल चल रही है, तो बाबू आईपीएल में बहुत सारे स्पॉन्सर्स आते हैं, जैसे टाटा कर्व आ गया स्पॉन्सरशिप के लिए, एंजल वन आ जाता है स्पॉन्सरशिप के लिए, रुपे कार्ड आ जाता है स्पॉन्सरशिप के लिए। तो ये बाबू स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, तो क्या ऐसे ही स्पॉन्सरशिप हो जाता है बाबू, ये पैसा देते हैं, क्या पे करते हैं, किसको, आईपीएल फ्रेंचाइजी को पे करते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, तब इन लोगों का नाम हर जगह पे होता है। जैसे अगर कोई चौका मारता है तो रुपए ऑन द गो फॉर फोर बोला जाता है, टाटा कप सुपर स्ट्राइकर हो जाता है, एंजल वन सुपर सिक्सेस हो जाता है, ऐसे करके डिफरेंट नाम होता है, हर एक लोग का चीज होता है। तो बाबू ये स्पॉन्सर्स आते हैं, तो बाबू ये जो स्पॉन्सर्स होते हैं, जैसे टाटा हो गया, एंजल वन हो गया, ये रुपए वाले हो गए, वो लोग क्या करते हैं, पे करेंगे, कंसिडरेशन पे करेंगे। तो अगर कोई ऐसा स्पॉन्सरशिप सर्विसेज ऑर्गेनाइजर, सप्लायर कौन, ऑर्गेनाइजर आईपीएल वाले का कौन है, आईपीएल वाले, रेसिपेंट कौन हो गया बाबू, बॉडी कॉर्पोरेट, जैसे टाटा हो गया, टाटा का अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर रहा है बाबू, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दिया आईपीएल में, तो ये कंसिडरेशन पे किया होगा आईपीएल को। तो आप जो कंसिडरेशन पे कर रहे हो आईपीएल को, ठीक है, साथ में आप क्या कर दो, गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दो। समझ आ रहा है राजा, समझ आ रहा है, अगर समझ आ रहा है बच्चा तो इस वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो पे लाइक टारगेट रखते बाबू 60 का, एग्जेम्पशन दिला दो, मुझे भी एग्जेम्पशन दिला दो। जो जो स्टूडेंट इसमें एग्जेम्पशन में हेल्प करेगा, भगवान उसको एग्जाम में 10 नंबर एक्स्ट्रा देंगे। तो एक अच्छा सा लाइक दे दो, चैप्टर ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाबू, ऐसे ही अमेजिंग रिवीजन वीडियोस के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ आया बाबू, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज आया। लेकिन अगर कोई स्पोर्ट्स इवेंट के लिए स्पॉन्सरशिप सर्विसेज हो रहा हो तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब सर कि अगर आईपीएल इज ए स्पोर्ट्स इवेंट, क्या है बाबू, आईपीएल इज ए स्पोर्ट्स इवेंट, अगर इसमें कोई स्पॉन्सरशिप आ रहा है तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगर कोई और इवेंट हो रहा है, जैसे कोई कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं या कुछ और उसमें स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें टैक्सेबल हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा बाबू, वो टैक्सेबल हो जाएगा, रिवर्स चार्ज में जो भी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे रहा है, जो कंसिडरेशन पे करेगा, उसको रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद बाबू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीजी, एसजी या एलए। सर एलए मतलब क्या, लॉस एंजलिस नहीं बाबू, लेजिस्लेटिव लोकल अथॉरिटी। एलए मतलब क्या बाबू, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी। अगर वो कोई भी सर्विसेज देते हैं तो उसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। क्या बाबू, एकदम बहुत अच्छा तरीका से बताएं। बाबू प्रॉपर्टी दो प्रकार के होते हैं, चाहे तो वो रेसिडेंशियल होंगे या फिर कॉमर्शियल होंगे। क्या होंगे बाबू, रेसिडेंशियल होंगे या फिर कॉमर्शियल होंगे। चाहे तो वो नॉन गवर्नमेंट दे रहा होगा बाबू या गवर्नमेंट दे रहा होगा। अब अगर आप कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेते हो और अगर वो नॉन गवर्नमेंट से ले रहे हो, जैसे बाबू मैंने फ्लैट लेकर के, मैं फ्लैट लेकर के रह रहा हूँ, क्या करके रह रहा हूँ, फ्लैट लेकर के रह रहा हूँ रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। हाँ मैंने नॉन गवर्नमेंट से लिया, हम B2C में आ जाते हैं बाबू, B2C में आ जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर यही हम B2B होते हैं और हम जो फ्लैट लेकर के रखे, हम अपने स्टाफ के लिए लेकर के रखे, किसके लिए लेकर के रखे, स्टाफ के लिए, तो हम जो भी रेंट पे करेंगे ना बाबू, उसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या करेंगे, गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेंगे। वही जगह पे अगर कोई हम गवर्नमेंट से रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेकर के रखे, क्या गवर्नमेंट से अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेकर के रखे और अगर वो B2C है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और B2B है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर आरसीएम। हाँ कि ना। उसके बाद आ जाता है बाबू कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। जैसे मैंने अपना ऑफिस
खोला है, मैंने अपना ऑफिस खोला है, तो मेरा जो ऑफिस है बाबू वो रेंटेड है। क्या है मेरा ऑफिस? वो रेंटेड है। तो अब मैंने जो स्पेस लिया, कमर्शियल स्पेस लिया, अगर मैंने वो नॉन गवर्नमेंट बॉडी से लिया, अभी मेरे पास जीएसटी नहीं है, तो मेरे ऊपर में कोई भी टैक्स नहीं, टैक्स मेरे ऊपर में टैक्स लग जाएगा, मगर वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में लग जाएगा। मतलब सर, मतलब जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं ना, उसके साथ में हम क्या पेमेंट करेंगे बाबू? जीएसटी का भी पेमेंट उसको करेंगे, और वो गवर्नमेंट को जाकर के टैक्स पेमेंट करेगा। लेकिन सर अगर हम बी टू बी है, अगर हम बी टू बी है, तो भी क्या नहीं फर्क पड़ता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा। मतलब बाबू अगर कोई भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी नॉन गवर्नमेंट बॉडी में ना, तो उसमें हमेशा फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, चाहे सामने वाला रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड। कौन सर? जो सर्विसेज ले रहा है, जो प्रॉपर्टी का सर्विसेज ले रहा है। लेकिन सर अगर गवर्नमेंट बॉडी से लेते हैं सर, अगर जो हम ऑफिस खोल रहे हैं वो गवर्नमेंट बिल्डिंग में खोल रहे हैं, वहां पे मैंने एक छोटा सा रूम लिया जहाँ पे मैं ऑफिस चला रहा हूँ, और अगर वो प्रॉपर्टी के लिए हम कोई कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, तो अगर हम बी टू सी है तो हमको फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगा। लेकिन अगर हम बी टू बी है, तो फिर हमको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करने का जरूरत नहीं है बाबू। ये था तुम्हारा सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीजीएसटी या एलए। लेकिन इसका 3 एग्जेम्पशन दिया गया, 3 एक्सेप्शन दिया गया। किसका एक्सेप्शन बाबू? सबसे लास्ट वाला पॉइंट का। कहाँ पे? ये वाला सबसे लास्ट वाले पॉइंट का। चाहे तो गवर्नमेंट के सबसे लास्ट जहाँ पे आरसीएम, गवर्नमेंट में जहाँ पे भी आरसीएम लग रहा है उसका एक्सेप्शन दिया गया बाबू। जैसे रेलवे, पोस्टल सर्विसेज, या गवर्नमेंट जो अपना ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज चलाती है बाबू, ये सब तो सारे गवर्नमेंट के आ रहे हैं। तो सर गवर्नमेंट में हर केस में हम लोग क्या पढ़े सर? गवर्नमेंट के हर केस में हम लोग क्या पढ़े? आरसीएम लग रहा था, मतलब जो रेसिपेंट है वो टैक्स पे करेगा। लेकिन अगर ये 3 गवर्नमेंट बाबू, कौन सा? पोस्टल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, या कोई पोर्ट वाला सर्विसेज दे रहा है, एयरक्राफ्ट और वेसल पोर्ट, मतलब एयरपोर्ट या सी पोर्ट में सर्विसेज दे रहे हैं गवर्नमेंट, तो इस केस में बाबू हमेशा टैक्स फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। हमेशा टैक्स क्या लगेगा बाबू? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। मतलब रेलवे वाला ही जाकर के गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। जैसे बाबू रेलवे स्टेशन में जाते होगे तो वहां पे देखते होगे बहुत सारा शॉप्स होते हैं, वो उन लोगों को रेंट पे दिया जाता है। क्या दिया जाता है? रेंट पे दिया जाता है। वो टैक्स गवर्नमेंट मतलब रेंट पे करे किसको? रेलवे डिपार्टमेंट को, रेलवे मिनिस्ट्री को टैक्स ये रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट के साथ में वो जीएसटी भी पे करेंगे, और रेलवे वाले फिर जाकर के जीएसटी डिपार्टमेंट को टैक्स पे करेंगे, आरसीएम उस पे नहीं लगेगा। अगला आता है बाबू टीडीआर और एफएसआई। अगला कौन सा आता है? टीडीआर और एफएसआई। सर टीडीआर और एफएसआई क्या है बाबू? ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, एंड एफएसआई मतलब फ्लोर स्पेस इंडेक्स। ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स और फ्लोर स्पेस इंडेक्स। अगर आप इसको ट्रांसफर कर रहे हो बाबू, अगर कोई भी ऐसा पर्सन है, मेरे पास अगर टीडीआर सर्टिफिकेट है बाबू, या एफएसआई सर्टिफिकेट है, हम उसको ट्रांसफर करें, तो जो भी प्रोमोटर मेरे से खरीदेगा ना, हम वो हमको कंसिडरेशन पे करेगा, तो वो जो भी कंसिडरेशन हमको पे करेगा ना, उस पे जीएसटी किसको जाकर के पे करेगा बाबू? गवर्नमेंट को पे करेगा। उस पे जाकर के जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा बाबू। अगर कोई ऐसा प्रॉपर्टी है बाबू, ऐसा कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, जो भी प्रॉपर्टी है वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, उसका अगर टीडीआई और एफएसआई ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा बाबू। वो टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उस समय उस पे जीएसटी लगता है, तो उस पे वो उस समय क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे देखो, वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। क्या बाबू? अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, तो टीडीआर और एफएसआई एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उस पे क्या लग जाएगा? वो प्रॉपर्टी पे जीएसटी लग जाएगा। किस पे जीएसटी लग जाएगा? प्रॉपर्टी। बाबू याद करो, अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, कोई भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो बाबू जब कंस्ट्रक्शन चलता है तो उस समय उस पर जीएसटी लगता है। लेकिन अगर बिल्डिंग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद अगर आप उसको बेचते हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। उस पर जीएसटी नहीं लगता है। वही चीज यहाँ पे बोला गया है बाबू कि अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उस पर तो जीएसटी लग ही रहा है, तो साथ साथ में आप टीडीआर और एफएसआई पे जीएसटी मत लगाओ, उस समय उसको एग्जेम्प्ट कर दो। लेकिन आफ्टर कंप्लीशन अगर आप टीडीआर और एफएसआई बेच रहे हो उसी बिल्डिंग का, तो उस पर क्या लग जाएगा? टैक्स लग जाएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स लग जाएगा। अब अगला आता है बाबू लॉन्ग टर्म लीज। अगला क्या आता है? लॉन्ग टर्म लीज। लॉन्ग टर्म लीज मतलब क्या बाबू? कोई भी लीज ऐसा 30 साल से ज्यादा। मान लो मेरे पास कोई एक प्रॉपर्टी है जिसको हम, मेरे पास एक लैंड है, अब टाटा कंस्ट्रक्शन आती बोलते हैं हम ये लैंड को लीज में लेंगे, हम इसमें टाउनशिप डेवलप करेंगे। ठीक है सर, ठीक है आप कीजिए टाउनशिप, मगर ये हम अगर आपको लैंड हम अपना लीज पे दे रहे तो आप हमको कुछ तो कंसिडरेशन दीजिएगा। तो टाटा कंस्ट्रक्शन जो हमको कंसिडरेशन पे करेगी, साथ में गवर्नमेंट को जाकर के क्या करेगी बाबू? टैक्स भी पे करेगी। साथ में जाकर के गवर्नमेंट को क्या करेगी? टैक्स भी पे करेगी। हाँ कि ना बाबू? वही हो गया तुम्हारा क्या? लॉन्ग टर्म लीज हो गया। अगला आता है बाबू डायरेक्टर्स। अगला क्या आता है? डायरेक्टर सर्विसेज। मतलब बाबू बीइंग ए डायरेक्टर, अगर हम कोई कंपनी के डायरेक्टर, बाबू हमेशा डायरेक्टर किसके होते? कंपनी के ही होते बाबू। किसके डायरेक्टर होते? कंपनी, इंडिविजुअल के नहीं होते। तो सर्विसेज कौन रिसीव करेगा? कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट। तो उसके लिए डायरेक्टर्स को क्या पे करते हैं बाबू? कंसिडरेशन पे करते हैं। तो वो जो कंसिडरेशन आप डायरेक्टर को पे कर रहे हो ना, उस पर रिवर्स चार्ज में क्या करो? गवर्नमेंट को जाकर के टैक्स पे करो। लेकिन एक एग्जेम्पशन दिया गया बाबू कि अगर कोई पार्ट टाइम डायरेक्टर है गवर्नमेंट बॉडी का, किसका? पार्ट टाइम डायरेक्टर है गवर्नमेंट बॉडी का, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगला आता है बाबू इंश्योरेंस एजेंट। अगला क्या आ जाता है? इंश्योरेंस एजेंट। बाबू जैसे टाटा लाइफ एलआईसी हो गया,
उसके बहुत सारे एजेंट आते हैं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस हो गए, उसके बहुत सारे एजेंट आते हैं। तो राजा जो भी एजेंट्स होते हैं वो लोग को कमीशन मिलता है, किसके द्वारा? एलआईसी या मैक्स लाइफ, ये लोग एजेंट को क्या देते हैं? कमीशन देते हैं। तो ये जो एजेंट को आप कमीशन दे रहे हो ना, ये जो एजेंट को कमीशन दे रहे हो, उस पर एक काम करो, आप टैक्स पे कर दो। किसको? गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दो। किसको? गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दो। वही चीज यहाँ पे बोला, कौन पे करेगा बाबू? इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा, मतलब एलआईसी या मैक्स लाइफ इंश्योरेंस पे करेगा। लेकिन बोला अगर कोई भी एजेंट है, किसका? रूरल एरिया ब्रांच का। किसका बाबू? रूरल एरिया ब्रांच का। तो उस पर जीएसटी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो उस पर आरसीएम एफसीएम कुछ भी नहीं लगेगा। उसके बाद अगला आता है बाबू रिकवरी एजेंट। अगला क्या आता है? रिकवरी एजेंट। मतलब बाबू बैंक लोन दे देती है। अब बहुत लोग ऐसा होता है कि लोन नहीं चुका पाता है, तो राजा क्या करता है? रिकवरी एजेंट लोग जाकर के उससे लोन रिकवर करता है। तो बाबू जो भी लोन रिकवर कर रहा है, जो भी एजेंट लोन रिकवर कर रहा है, उसके लिए उसको कमीशन दिया जाएगा। उसको कमीशन देगा। कौन कमीशन देगा? सर जो भी बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी होगी वो सब कमीशन देगी। ये जो आप कमीशन दे रहे हो ना, उस पर आप एक काम करो। कौन? बैंक। आप जो कमीशन दे रहे हो एजेंट को तो दो ही, उस पर एक जीएसटी लो और गवर्नमेंट को जमा करो। किसको जमा करो? गवर्नमेंट को जमा करो। हाँ कि ना बाबू? यही है रिकवरी एजेंट का। अगला आता है बाबू कॉपीराइट सर्विसेज। अगला कौन सा आता है? कॉपीराइट सर्विसेज। सर कॉपीराइट सर्विसेज का मतलब क्या बाबू? सिंपल सा, हनी सिंह अभी बैक टू बैक गाने निकाले बाबू। उसका भी एक गाना आया मिनी आया, वो कहाँ पे रिलीज हुआ? टी सीरीज में। अब ये जो गाना आया, ये जो म्यूजिक कंपोजर था बाबू, कौन म्यूजिक कंपोजर? हनी सिंह। वो अपना राइट्स, कॉपीराइट्स किसको ट्रांसफर कर दिया? किसको ट्रांसफर कर दिया बाबू? टी सीरीज को ट्रांसफर कर दिया। तो टी सीरीज उसको कुछ तो कंसिडरेशन दिया होगा। तो कंसिडरेशन तो हनी सिंह को मिला, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स भी तो चाहिए। तो बोला, टी सीरीज को बोला गया एक काम कीजिए, आपने जो हनी सिंह को ट्रांसफर किया है ना, आपने जो हनी सिंह को ट्रांसफर किया कंसिडरेशन, उस पे आप जीएसटी पे कर दो रिवर्स चार्ज में। तो जो भी म्यूजिक कंपनी मतलब टी सीरीज जो होगी बाबू, वो क्या करेगी? गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगी। हाँ कि ना? अगला आता है बाबू ऑथर। अगला कौन सा आता है? ऑथर। चेतन भगत बाबू, उसका एक बहुत अच्छा सा बुक है, कौन सा? टू स्टेट। अब वो अगला एक बुक निकाल रहा है, कौन सा? टू यूनियन टेरिटरीज। क्या निकाला बाबू? टू यूनियन टेरिटरीज। अब उसको वो पब्लिश करवाएगा, उसका अपना पब्लिकेशन हाउस तो नहीं है बाबू, वो किसी बाहर वाले पार्टी से पब्लिकेशन करवाता है। तो वो पब्लिशिंग राइट्स दे देता है किसी को, तो पब्लिशर उसको क्या करता है? कंसिडरेशन पे करता है बाबू। किसको? चेतन भगत को कंसिडरेशन पे करेगा। बाबू जो भी पब्लिशर होगा ना, वो क्या करेगा? आप कंसिडरेशन तो चेतन भगत को दे ही रहे हो, साथ में आप क्या कर दो? जीएसटी डिपार्टमेंट को क्या कर दो बाबू? जीएसटी डिपार्टमेंट को टैक्स पे कर दो। जीएसटी डिपार्टमेंट को क्या कर दो? टैक्स पे कर दो। हाँ कि ना बाबू? अगला आता है ओवरसीइंग कमिटी। अगला क्या आता है बाबू? ओवरसीइंग कमिटी। मतलब क्या बाबू? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत सारी कमिटी बनाती है बाबू, जो बैंक्स क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कहाँ घोटाला हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो चीज मॉनिटर करते, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लाई हो रहे हैं। वैसे बहुत सारे ओवरसीइंग कमिटी बनते हैं, तो वो जो कमिटी आ रहा है वो फ्री में तो काम नहीं करेगा बाबू, उसको कंसिडरेशन दिया जाएगा। तो आरबीआई कंसिडरेशन देगी जो भी मेंबर्स होंगे ओवरसीइंग कमिटी के। तो आप जो मेंबर्स को कंसिडरेशन दे रहे हो ना, उसमें भी क्या कर दो? आप जाकर के टैक्स पे कर दो। कौन टैक्स पे करेगा बाबू? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बाबू याद रखना कि जो भी कंसिडरेशन, आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट आए ना, तो आप पहले पता करो कि कंसिडरेशन जो पे कर रहा है, जैसे आप ये पता लगा सर ओवरसीइंग कमिटी आ रहा है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स लगा, ये पता हो जाता है। मगर बहुत जगह पे स्टूडेंट ब्लैंक हो जाते हैं कि सर कौन रिवर्स चार्ज में कौन आ रहा है। नहीं, तो बाबू तुम वहां पे पहले चेक करो, कंक्लूजन निकालो, फैक्ट निकालो, उससे क्वेश्चन से समझो कि सर इसमें मेरा रेसिपेंट कौन है, मतलब कंसिडरेशन कौन पे करे। जो भी कंसिडरेशन पे करेगा वही टैक्स पे कर देगा। आंख बंद करके क्या कर देना बाबू? वहां पे जाकर के उसे टैक्स पे करवा देना। हाँ कि ना? अच्छा, ऑथर वाले में एक चीज और ऑप्शन था बाबू। ऑथर वाले में एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है बाबू? कि अगर कोई ऑथर है, मतलब चेतन भगत अगर चाहे ना, तो वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के लिए भी ऑप्ट कर सकता है। मतलब जो भी कंसिडरेशन उसको रिसीव होगा ना, जो भी कंसिडरेशन चेतन भगत रिसीव करेगा, वो बोल सकता है कि अगर आप मुझे 10 लाख दे रहे हो तो उस पर 18% जीएसटी भी दे दो, 1,80,000 जीएसटी दे दो, हम वो गवर्नमेंट को जमा कर देंगे। चाहे तो वो जो बुक पब्लिशर है वो डायरेक्ट देगा, या ऑथर खुद चाहे तो हम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के लिए जा सकते हैं। अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम क्वेश्चंस में आते हैं, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बोल देता है इज देयर एनी ऑप्शंस अवेलेबल टू द ऑथर, सीधा सीधी क्वेश्चन में पूछ देता है बाबू। अगला आ जाओ। अगला बाबू डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। अगला आ जाता है बाबू डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। सर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट क्या होता है बाबू? जैसे आजकल देखते हो कि कहीं पे भी मॉल के पास जाते हो या कहीं पे भी जाते हो बाबू, तो वहां पे बहुत सारे बंदे होते हैं जो आपसे पूछते रहते हैं, सर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, सर आपका डीमैट अकाउंट है क्या, आप यहाँ पे मेरे बैंक में डीमैट अकाउंट खुलवा लो, सर आप इसमें डीमैट अकाउंट खुलवा लो, सर आप इसका क्रेडिट कार्ड यूज कर लो, सर आप इसका क्रेडिट कार्ड यूज कर लो। तो बाबू ये सब कौन होते हैं बाबू? डायरेक्ट सेलिंग। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। तो बाबू इन लोगों को कमीशन मिलता है, इसलिए काम कर रहा है, फ्री में तो काम नहीं कर रहा है, इन लोगों को क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। तो ये जो कमीशन पे कर रहा
रहा है, जो भी बैंकिंग कंपनी है, जो भी जिसके बिहाफ पे वो लोग काम कर रहे हैं बाबू, वो जो भी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होंगे उसके बिहाफ, जिसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं बैंक के बिहाफ में, तो वो जो कंसिडरेशन कमीशन पे करेगा उस पे वो साथ में गवर्नमेंट को क्या देगा बाबू, बैंकिंग कंपनी को गवर्नमेंट को क्या पे करेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करेगा। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग एजेंट इंडिविजुअल नहीं है बाबू, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन इंडिविजुअल है, मतलब बाबू कि एक कंपनी कोटक बैंक है, क्या बाबू कोटक बैंक, अब वो अपना क्रेडिट कार्ड सबको बेचना चाहता है, तो वो इंडिविजुअल एजेंट्स नहीं रखा, वो क्या करिए एक कंपनी को ही हायर कर लिया, एक पार्टनरशिप फर्म या एक कंपनी को हायर कर लिया जो उसका क्रेडिट कार्ड सेल करेगा। तो उस केस में फिर कंपनी अगर आ जाती है, इंडिविजुअल अदर देन इंडिविजुअल आ जाता है, तो उस केस में फिर क्या लग जाएगा बाबू, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म रिवर्स, मतलब कोटक बैंक को गवर्नमेंट को टैक्स नहीं करना, कोटक बैंक को गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करना, वो जो कंपनी है उसको वो टैक्स दे देगी, अब वो जाकर के क्या करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देगा, वो जाकर के क्या करेगा बाबू, गवर्नमेंट को टैक्स देगा। उसके बाद अगला आता है वो बिजनेस फैसिलिटेटर। बिजनेस फैसिलिटेटर मतलब क्या बाबू, बैंकिंग कंपनी जितने भी बैंक्स होते हैं ना उसके बहुत सारे एजेंट्स होते हैं या बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, मतलब एजेंट ही एक प्रकार से बोलते हैं, एजेंट होते हैं जो उसको बिजनेस ला के देते हैं। बिजनेस ला करके देना मतलब क्या हो गया सर, वो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कंपनीज को लेकर के आते हैं ऑन द बोर्ड कि आप इस बैंक में करवाओ, आपको यहाँ पे ये बेनिफिट मिलेगा, तो ये सब इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, बिजनेस फैसिलिटेटर बोलते हैं। तो बिजनेस फैसिलिटेटर को कमीशन मिलता है, हर एक ट्रांजेक्शन पे कमीशन मिलता है, ये जो कमीशन आप दे रहे हो उस पर भी बैंकिंग कंपनी वाले किसको टैक्स पे करेंगे बाबू, गवर्नमेंट को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करेंगे, हाँ कि ना। उसके बाद अगर वो रूरल एरिया का बैंक है बाबू, अगर रूरल एरिया का बैंक है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे। अगला आता है बाबू एजेंट ऑफ ए बिजनेस। एजेंट ऑफ ए बिजनेस क्या बाबू, अगर कोई भी बिजनेस चला रहे हो, क्या चला रहे हो बाबू, बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, अगर उसका कोई आपका डायरेक्ट एजेंट है जिसको आप कमीशन पे कर रहे हो, तो उस पर भी आप क्या करोगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करोगे। सर किससे रिलेटेड है सर, ये भी बैंक से रिलेटेड है बाबू, ये भी किससे रिलेटेड है, बैंक से ही रिलेटेड है, ये भी रूरल एरिया अगर आता है। सर क्या सारे एजेंट, क्या नहीं बाबू, बैंक का जो एजेंट होता है ना, बैंक का जो एजेंट होता है सर, जैसे देखते होगे ना कि बहुत सारी जगह पे रूरल एरिया में एक छोटा छोटा एक छोटा सा बैंक टाइप का खुला रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं वो बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट बोलते हैं। वो प्रॉपर बैंक नहीं होता, मगर बैंक के बिहाफ में वो लोग जाकर के वो सब काम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट बोलते हैं। तो उसको जो भी कंसिडरेशन आप पे करोगे उसमें उसको क्या करना पड़ेगा आपको बाबू, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन वही सर्विसेज अगर रूरल एरिया में दे रहे हो तो टैक्स देने का जरूरत नहीं है। अगला आता है बाबू सिक्योरिटी सर्विसेज। अगला क्या आता है, सिक्योरिटी सर्विसेज। अब जो भी सिक्योरिटी, जैसे बाबू बड़े बड़े मॉल है, बड़े बड़े मॉल है, वहां पे सिक्योरिटी, जैसे बाबू बड़े बड़े मॉल में सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, तो क्या सिक्योरिटी गार्ड्स हर एक मॉल वाला अपना अपना इंडिविजुअल जाके देता है क्या, नहीं। या एटीएम में जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं बाबू, क्या इंडिविजुअली जाकर बोलता है कि हाँ आप सिक्योरिटी गार्ड बनोगे, आप सिक्योरिटी गार्ड बनोगे, ऐसे नहीं होता, वो कंपनी को हायर करते। तो अगर बाबू कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो फिर रिवर्स चार्ज का बात ही नहीं आता, उसमें फिर प्रॉपर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाला लगेगा। क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाला लगेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मली सिक्योरिटी सर्विसेज ले रहे हो जो रजिस्टर्ड नहीं, किससे ले रहे हो बाबू, ऐसे पर्सन से सिक्योरिटी सर्विसेज ले रहे हो जो रजिस्टर्ड नहीं है और वो आपका एज ए एम्प्लॉय भी नहीं है। जैसे हम एक सिक्योरिटी एजेंसी चालू की बाबू, हम जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं, मेरे पास 10 एम्प्लॉय है, मेरा टर्नओवर प्रिस्क्राइब लिमिट से कम है, तो अब क्या होगा, हम अगर किसी बैंक को, जैसे मान लो एसबीआई को सिक्योरिटी सर्विसेज देते हैं, एसबीआई के जितने भी एटीएम है वहां पे जाकर के मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े रहेंगे, मेरा तो रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इस केस में जो भी कंसिडरेशन हमको गवर्नमेंट पे करेगा, जो भी कंसिडरेशन सॉरी गवर्नमेंट नहीं, जो भी कंसिडरेशन हमको बैंक पे करेगा उसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या करेगा, जाकर के डिपार्टमेंट को वो टैक्स पेमेंट करेगा बाबू। अगर वही जगह पे हम जीएसटी में रजिस्टर्ड होते, मतलब बाबू क्या, अगर हम कोई बॉडी कॉर्पोरेट होते, क्या होते बाबू, बॉडी कॉर्पोरेट होते, तो उस पर क्या लग जाता बाबू, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाता। क्या लग जाता, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाता। लेकिन बाबू अगर इंडोर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्कूल, अगर स्कूल में अगर कोई सिक्योरिटी सर्विसेज देते ना बाबू, तो चाहे वो बॉडी कॉर्पोरेट दे, इंडिविजुअल कोई भी दे, वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगला आता है बाबू रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। अगला क्या आता है बाबू, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। जहाँ पे बाबू हम लोग मोटर व्हीकल्स रेंट पे लेते हैं, क्या लेते हैं, मोटर व्हीकल रेंट पे लेते हैं। इसमें एक क्लॉज डाल दिया बाबू, इसमें फ्यूल का अमाउंट अलग से, फ्यूल का अमाउंट अलग से और बाकी अमाउंट अलग से होंगे, जिसमें फ्यूल का अमाउंट अलग से होगा। ठीक है, ये 2 बार रिपीट हो गया बच्चा, फ्यूल का अमाउंट अलग से होगा। फ्यूल का अमाउंट अलग से मतलब बाबू कि आपको गाड़ी दे रहा है, बोलता है कि सर आप एक दिन गाड़ी लेकर के जाइए, सेल्फ ड्राइव कार लेकर के जाइए, आपसे हम चार्ज करेंगे 1500 रुपए। ठीक है, मगर इसमें जो भी फ्यूल कॉस्ट लगेगा यू हैव टू बियर इट, यू हैव टू बियर इट। तो इस केस में बाबू
अगर बीइंग अ कंपनी, हम अगर कोई कंपनी है, कंसिडरेशन हम पे करेंगे, क्या करेंगे, कंसिडरेशन हम, तो उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हमको क्या करना पड़ेगा बाबू, टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बाबू, टैक्स। जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बाबू, जैसे सीसीएल हो गया, और भी बड़ी 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 बीसीसीएल हो गया, या भी बड़ी कंपनी होगी, वो अपने ऑफिसर्स के लिए गाड़ी रेंट पे लेती है। अपने ऑफिसर्स के लिए क्या करती है बाबू, गाड़ी रेंट पे लेती है, और उसका फ्यूल कॉस्ट क्या होती है, कंपनी खुद बियर करती है। तो अगर हम अपना गाड़ी दिए किसको, सीसीएल को हम अपना गाड़ी दिए, तो अब उस पर टैक्स कौन पे करेगा, सीसीएल पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे। क्या करेगा बाबू, सीसीएल पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। मगर मेरे पास ऑप्शन है क्या सर, हम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के लिए जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं बाबू। क्या हम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के लिए भी जा सकते हैं, हम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के लिए भी जा सकते हैं। सर रेट क्या होगा, वही बोलता है बाबू 5%। अगर रिवर्स चार्ज में आ रहे हो तो 5%, और अगर हम फॉरवर्ड में जा रहे हैं 5% और 12%। मेरे पास ऑप्शन है बाबू, मतलब चाहे तो सीसीएल पे करेगा गवर्नमेंट को टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर हम चाहे, अगर हम रजिस्टर्ड है, तो हम सीसीएल को बोलेंगे आप रिवर्स चार्ज में मत पे करो, हम एफसीएम में करेंगे। एफसीएम में मेरे पास दो ऑप्शन है। क्या दो ऑप्शन है बाबू, चाहे तो हम 5% में टैक्स पे करें या 12% में टैक्स पे करें, हाँ कि ना। अगला आता है बाबू लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब क्या बाबू, कि हम किसी से सिक्योरिटी लेंड कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू, बोरो कर रहे हैं। तो हम अगर किसी से सिक्योरिटी बोरो करेंगे तो हम उसको कंसिडरेशन पे करेंगे, कुछ तो कंसिडरेशन अगेंस्ट में देंगे सिक्योरिटी का। तो हम जो कंसिडरेशन पे कर रहे हैं ना, हम क्या करें बाबू, जो कंसिडरेशन पे कर रहे हैं ना, उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे क्या करना पड़ेगा, हमको टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। उसी को बोलते हैं बाबू लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी। ये प्रॉपर 16 लिस्ट था बच्चा, क्या था ये 16 लिस्ट था सीजीएसटी का, जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सर्विसेज पे टैक्स, मतलब टैक्सेस सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे लगेगा। आईजीएसटी का आप एक और पॉइंट एक्स्ट्रा डाल दिया बाबू, कि अगर कोई भी आप इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करते हो, क्या करते हो बाबू, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कहां से, आउटसाइड इंडिया। कहां से, आउटसाइड इंडिया। तो आप जो इंडिया में बैठे हुए हो ना, जो पर्सन इंपोर्ट कर रहा है सर्विसेज को, उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बाबू, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ेगा, हाँ कि ना। लेकिन बहुत सारे एग्जेम्पशन दिए गए बाबू। अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए ले रहे हो, अगर गवर्नमेंट ले रहा है या ट्रस्ट ले रहा है, ये लोग को रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। अगर जैसे मान लो कि हमको अपना घर डिजाइन करवाना है, हम इटली के डिजाइनर को बुलाए या रोम के डिजाइनर को बुलाए, हम अपने पर्सनल के लिए ले रहे बाबू, तो सर्विसेज ले रहे सर, क्या हमको आरसीए में टैक्स नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम एग्जेम्पशन में कवर देते हैं। या गवर्नमेंट कोई बाहर से सर्विसेज लेती है, वो भी एग्जाम, या कोई ट्रस्ट बाहर से सर्विसेज लेती है, आउटसाइड इंडिया से सर्विसेज लेती है, तो उसका भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा बाबू। ये पूरा पूरी कौन सा था बाबू, 9(3) था। ये पूरा क्या था बाबू, 9(3) था। अब अगला आता है वो सेक्शन 9(4). अगला कौन सा सेक्शन आता है, 9(4). सर 9(4) क्या बोलता है, सर 9(4) क्या बोलता है बाबू, 9(4) बोलता है क्या, सिंपल सा समझो। एक बिल्डर है बाबू, एक बिल्डर है, वो क्या बना रहा है बाबू, बिल्डिंग बना रहा है। वो क्या बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है। अब इसके लिए वो क्या करेगा बाबू, कैपिटल गुड्स कुछ लगाएगा, कुछ रॉ मटेरियल्स लगाएगा, हाँ। अब ये जो परचेज करेगा बाबू, दो जगह से, चाहे तो वो रजिस्टर्ड पर्सन से ले सकता है या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन से ले सकता है। किसे, अनरजिस्टर्ड पर्सन से ले सकता है। तो बाबू बोला बाबू, अगर आप जो भी सब ले रहे हो, कैपिटल गुड्स या रॉ मटेरियल, 80% या उससे ज्यादा, 80% या उससे ज्यादा किससे ले रहे हो, रजिस्टर्ड पर्सन से ले रहे हो, तो ये क्लॉज आप पे नहीं लगेगा, ये क्लॉज आप पे नहीं लगेगा। लेकिन अगर जहां 80% से कम हुआ, जहां पे भी 80% से अगर कम हुआ, तो आपके ऊपर में ये सेक्शन लग जाएगा। सर ये सेक्शन क्या बात करता है, कि अगर आप कोई भी कैपिटल गुड्स या रॉ मटेरियल इससे कम लोगे ना बाबू, जैसे मान लो कि आपने ने टोटल रॉ मटेरियल खरीदा 100 सीआर का, कितना, 100 सीआर का। अगर 85 सीआर का, 85 सीआर का रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा, ये क्लॉज नहीं लगेगा। लेकिन आपने 75 सीआर का रजिस्टर्ड से खरीदा और 25 सीआर का अनरजिस्टर्ड से खरीदा, किसे बाबू, अनरजिस्टर्ड से, तो ये जो डेफिसिट हो रहा है ना 25, इस पे आपको आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। सर क्या पूरा पूरी 25 पे देना पड़ेगा, नहीं बाबू, पूरा पूरी 25 पे नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ 5 करोड़ पे देना पड़ेगा। कितना पे, 5 करोड़ पे, मतलब 80 तक आपको लेकर के जाना। अब बाबू क्या आता है सर, आप क्या क्या सामान खरीदते हो, आप क्या क्या सामान खरीदते हो बाबू, आप क्या क्या सामान खरीदते हो, कुछ कैपिटल गुड्स, सीमेंट या सीमेंट के अलावा। बाबू जो कैपिटल गुड्स में रेट होगा ना, वो रेट लगा देना, सीमेंट का जो रेट होगा वो लगा देना, जैसे 28% है, और अदर में क्या लगेगा बाबू, 18%। चाहे वो 5% हो, 12% हो, 18% हो, 28% हो, टैक्स रेट हमेशा क्या लगेगा, 18% लगेगा। लेकिन सीमेंट के केस में क्या लगेगा बाबू, 28%, और कैपिटल गुड्स में क्या लगेगा,
हमेशा जो रेट उस पे लगेगा वो लगेगा, इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। बाबू यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर, हम लोग पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है, अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है इंगेज इन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, किसका, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज का, जैसे सीमेंट हो गया, कंक्रीट मिक्स हो गया, सीमेंट हो गया, आयरन हो गया, आयरन रॉड हो गया, आर्किटेक्ट सर्विसेज, ऐसे बहुत सारे सर्विसेज है जो बाबू कंस्ट्रक्शन रिलेटेड से लेना पड़ता है। तो गवर्नमेंट हैज अ पावर टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द रेसिपिएंट अंडर आरसीएम। मतलब रेसिपिएंट कौन बाबू, कंस्ट्रक्शन जो बिल्डर है वो रेसिपिएंट वो जो सामान खरीद रहा है उसे टैक्स ले सकता है बाबू। अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से ले रहे हो, किससे, सीमेंट, रेसिपिएंट कौन, रजिस्टर्ड पर्सन मतलब बिल्डर, बाबू रेसिपिएंट कौन, बिल्डर, रेसिपिएंट कौन, बिल्डर। तो अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज में क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपको कैपिटल गुड्स खरीद रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज में करना पड़ेगा। अगर कोई और भी सर्विसेज ले रहे हो, कोई और गुड्स या सर्विसेज ले रहे हो, तो अगर बाबू अगर अप टू 20% है, क्या बाबू, अप टू 20% है तो छोड़ दो, रिवर्स चार्ज का लाइबिलिटी नहीं आता है। लेकिन अगर 20% से ज्यादा, मतलब सर 20% से ज्यादा मतलब क्या, ये जो डिफरेंस है बाबू ये 20% से ज्यादा हो गया, अगर ये डिफरेंस 20% से ज्यादा तो आपके ऊपर मार्क्स है, सिर्फ पूरे में नहीं, नहीं बाबू, बस बैलेंस पे आपको 80% तक वो लेकर के जाना होगा, हाँ कि ना। ये था बाबू पूरा पूरी सेक्शन 9(4). अब आता है बाबू 9(5). अगला आता है 9(5). किसके बारे में बात करते हैं बाबू, ई कॉमर्स ऑपरेटर। किसके बारे में बात करता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर। इस सेक्शन में बोलता है बाबू कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज है, क्या स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज है जिसमें हमेशा हमेशा टैक्स गवर्नमेंट को कौन पे करेगा, बाबू ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा। कौन पे करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर। सर कौन कौन से सर्विसेज है, बोलता है बाबू पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। कौन सा, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, जैसे सर ओला, उबर, रैपिडो, हाँ। उसके बाद अकोमोडेशन सर्विसेज, सर जैसे ओयो, एयरबीएनबी। सर हाउस कीपिंग सर्विसेज, जैसे अर्बन क्लैप। सर रेस्टोरेंट सर्विसेज, जैसे सर स्विगी, जोमेटो, हाँ। उसके बाद पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज अदर देन ओमनी बस। सर एग्जांपल रेड बस, सर एग्जांपल रेड बस। अगर ये 5 कैटेगरी ऑफ सर्विसेज है बाबू वो ई कॉमर्स ऑपरेटर में, सर टैक्स गवर्नमेंट को कौन पे करेगा बाबू, ओला रैपिड, ओला उबर वाला पे करेगा। कौन पे करेगा, ओयो एयरबीएनबी पे करेगा। कौन पे करेगा, अर्बन क्लैप पे करेगा, जोमेटो स्विगी पे करेगा, रेड बस पे करेगा। नो मैटर जो सर्विसेज दे रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर के बाबू, रेस्टोरेंट जो होते हैं, कुछ रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट है, अनरजिस्टर्ड, नहीं फर्क पड़ता बाबू। हर एक सप्लाई जो जोमेटो स्विगी के थ्रू होगा, हर एक सप्लाई जो ओला उबर के थ्रू हो रहा है, सब में टैक्स पे करना पड़ेगा। किसको, जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है, किसको पे करेगा बाबू, गवर्नमेंट को पे करेगा। यही सेक्शन 9(5) बोलता है बाबू, यही सेक्शन क्या बोलता है, 9(5) बोलता है। अब कुछ एक दो पॉइंट है बाबू, लेकिन सर वो जो टर्नओवर है वो किसमें इंक्लूड होगा बाबू, बाबू वो टर्नओवर ई कॉमर्स ऑपरेटर में इंक्लूड नहीं होगा। वो टर्नओवर जो सप्लाई दे रहा है ना, जैसे मान लो कावेरी रेस्टोरेंट है, वो जोमेटो के थ्रू सप्लाई कर रहा है, तो वो जो टैक्स गवर्नमेंट को कौन पे कर रहा है, जोमेटो वाला, लेकिन वो टर्नओवर किसमें चला जाएगा बाबू, कावेरी रेस्टोरेंट में चला जाएगा। यस और नो। इनवॉइस कौन इशू करेगा, लेकिन बाबू इनवॉइस कौन इशू करेगा, इनवॉइस ई कॉमर्स ऑपरेटर ही इशू करेगा। रेस्टोरेंट वाला या जो भी सर्विसेज दे रहा है उन लोगों को इनवॉइस इशू करने का जरूरत नहीं है। साथ में बाबू अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्या एक ऐप है बाबू कैश करो, जिसमें बहुत सारे ऐप होते हैं, जोमेटो भी है, अर्बन क्लैप भी है, रेडबस भी है, ऐसे बहुत सारे ऐप है उसमें, ठीक है। अब ये अल्टीमेटली जाता है किस पे, रेस्टोरेंट पे। सर ये भी ई कॉमर्स ऑपरेटर, सर ये भी ई कॉमर्स ऑपरेटर। सर टैक्स कौन डिडक्ट करेगा, सर जोमेटो वाला या कैश करो वाला, बाबू बोलता है अल्टीमेटली इस रेस्टोरेंट को जो पेमेंट देगा ना, अगर कैश करो डायरेक्ट पेमेंट दे रहा है तो ही इज लाइबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। अगर जोमेटो वाला इसको पेमेंट दे रहा है तो जोमेटो इज लाइबल टू पेमेंट। मतलब क्या कहना चाह रहा है बाबू, अगर मल्टीपल ई कॉमर्स इन्वॉल्व है, कौन है बाबू, मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर इन्वॉल्व है, तो कौन टैक्स पे करेगा बाबू, हु इज फाइनली रिलीजिंग द पेमेंट टू द सप्लायर, हु इज फाइनली रिलीजिंग शैल बी लाइबल। वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स, वो लाइबल हो जाएगा गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए, हाँ कि ना बाबू। ये था पूरा पूरी हम लोग का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का रिवीजन बाबू। लेस देन 45 मिनट्स में हम लोगों ने डिटेल में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को रिवाइज कर लिया बाबू। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा बच्चा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट में जाकर के बताना कि कैसा लगा ये वीडियो। साथ में
चैनल को सब्सक्राइब कर ले बाबू। और मैं यहाँ पे लास्ट में एक प्लेलिस्ट ऐड कर दे रहा हूँ और भी 4 चैप्टर्स के रिवीजन का। अगर दूसरे चैप्टर्स भी आपको रिवाइज करना है तो ये प्लेलिस्ट में चले जाओ और आप ये वीडियो सारे चैप्टर्स का रिवीजन वीडियो देख लो। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले रिवीजन वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।